हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ शाही फ्रूट टोस्ट। मौसम के अकॉर्डिंग इसे बनाते समय आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये सब बताया भी जाएगा और साथ साथ दिखाया भी जाएगा। हमारी इस रेसिपी से टोस्ट बनेंगे बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी। बिना प्रिजर्वेटिव से बने इन टोस्ट को आप लंबे समय के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस रेसिपी को देखने के बाद अलग अलग फ्लेवर में टोस्ट बना करके आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। इसकी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, यह सब भी आपको बताया जाएगा। मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी घर पर बनाने की इस आसान रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यीस्ट को एक्टिवेट होने के लिए रखूँगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका यीस्ट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। यहाँ का मौसम गर्म है, इसलिए यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी लिया है। ठंडे मौसम में आपको लेना है हल्का गर्म यानी कि गुनगुना पानी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। इंस्टेंट यीस्ट या फिर एक्टिव ड्राई यीस्ट, कोई सा भी यीस्ट ले सकते हैं। यीस्ट आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, यीस्ट आपका बहुत ज़्यादा पुराने समय का रखा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें ऐड कर देना है पिसी हुई चीनी का पाउडर। इन दोनों को आपस में हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट में अगर आपका यीस्ट एक्टिवेट हो जाए यानी कि यीस्ट में प्रूफिंग हो जाए, तो इसका मतलब आपका यीस्ट परफेक्ट काम कर रहा है। यीस्ट के परफेक्ट काम करने के बाद ही आपको अगले स्टेप पर चलना है। पहले मैं अपने यीस्ट को एक्टिवेट होने के लिए रखूँगी। जब यह पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा तभी मैं अगले स्टेप को रेडी करूँगी। एक्टिवेट होने में मौसम के अकॉर्डिंग टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। यीस्ट को रखे हुए 20 से 25 मिनट हो गए। अब हम अपने यीस्ट को चेक करते हैं। ये देखिए, यीस्ट हमारा अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा झाग बनकर आए हैं। गर्म मौसम में इसको एक्टिवेट करने में 20 से 25 मिनट का समय लगा है। ठंडे मौसम में टाइम ज़्यादा हो सकता है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लेवरलेस ऑयल। इससे हमारे टोस्ट वेट में हल्के बनेंगे। इसके बाद लेना है मेल्ट बटर। इससे फ्लेवर भी आएगा और रिचनेस भी बनकर आएगी। इसमें ऐड करना है विनेगर या नींबू का रस, कुछ भी ले सकते हैं। यह डो को राइज करने और स्ट्रेचेबल बनाने में मदद करता है। आप यहाँ पर एप्पल विनेगर या फिर सिंथेटिक विनेगर, कोई सा भी विनेगर ले सकते हैं। विनेगर आप कोई सा भी यूज करें, बेक करने के बाद इसका फ्लेवर नहीं आएगा। यह टोस्ट को क्रिस्पी बनाने में भी सहायक है। इन सबको मैंने कर दिया है आपस में मिक्स। टोस्ट हमारे देखने में और खाने में बढ़िया लगे, इसके लिए मैं ले रही हूँ कलरफुल टूटी फ्रूटी और साथ में ले रही हूँ थोड़ी सी काली किशमिश। टूटी फ्रूटी के मुकाबले किशमिश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इनके आधे आधे टुकड़े कर देने हैं। इसकी जगह आप यहाँ पर काजू बादाम पिस्ते के छोटे छोटे टुकड़े भी ले सकते हैं। काली किशमिश नहीं है तो आप इसकी जगह हरी या पीली किशमिश भी ले सकते हैं। टूटी फ्रूटी की जगह मिक्स फ्रूट कैंडी आती है, उसको भी ले सकते हैं। इन सब की जगह आप यहाँ पर हेल्दी सीड्स का भी यूज कर सकते हैं। बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होती है, आप इसमें डार्क चोको चिप्स का भी यूज कर सकते हैं। जो भी कुछ आप ले रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में लेना है, जिससे कि कटिंग करते समय आसानी रहे। फ्लेवर के लिए मैं इसमें थोड़ी सी हरी सौंफ ऐड कर रही हूँ। आधी छोटी चम्मच ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। हरी सौंफ और हरी इलायची का पाउडर यूज करने से इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा। एक बार इस तरीके से भी यूज कीजिएगा, आपको बाजार के टोस्ट खाने में बेकार लगने लगेंगे। मैंने इन सबको कर दिया है आपस में मिक्स। अब मैं जितनी भी सूखी सामग्री है उन सबको आपस में इकट्ठा करूँगी। मैं ले रही हूँ छनी हुई मैदा। मैदा की जगह आप गेहूँ का आटा या फिर आधी मैदा और आधा गेहूँ का आटा ले सकते हैं। इसमें ऐड करना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से टेक्सचर और कलर दोनों ही बढ़िया बनकर आएंगे। इसमें ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर या अरारोट, कुछ भी ले सकते हैं। इससे यूज करने से हमारे टोस्ट क्रिस्पी बनेंगे। इसमें ऐड करना है नमक। यह टोस्ट के स्वाद को बैलेंस में रखेगा। इसको यूज करने से ब्रेड का बाहर का क्रस्ट अच्छा बनता है और साथ साथ कटिंग करते समय क्रम्बल होने से बचाता है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लूटेन पाउडर, जो मेन इंग्रेडिएंट है। ग्लूटेन पाउडर को यूज करने से आपके टोस्ट बनेंगे एकदम बाजार जैसे। ग्लूटेन पाउडर आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यह डो की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और बबल्स को पकड़ता है। इससे टेक्सचर बहुत ही अच्छा बनकर आता है और फर्मेंटेशन को भी संभालता है। अगर आपके डो में प्रूफिंग ज़्यादा हो जाती है तो यह उसको गिरने से रोकता है। इतने सारे फायदे होने के बाद भी अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सूखी सामग्री को आपस में मिक्स करने के बाद टूटी फ्रूटी, काली किशमिश, सौंफ, इलायची पाउडर, इनको भी मैं इसके साथ मिक्स कर दूंगी। हमारी जो गीली सामग्री थी यीस्ट वाली, इसको भी इसमें ऐड कर देना है।
इसको ऐड करने के बाद फिर इन सबको करना है आपस में अच्छे से मिक्स। इन सबको आपस में मिक्स करते हुए एक बात ध्यान में रखनी है, जितना हमने पानी लिया था मौसम के अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा रह सकता है। जैसा कि यहाँ का मौसम गर्म है तो गर्म मौसम में पानी कम लगता है। आप देख सकते हैं गीली सामग्री मिक्स करते करते ये हल्का सा लूज हो गया है। अगर आप इतने ही पानी के साथ सर्दी में टोस्ट बनाते हैं तो पानी कम रह सकता है, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन कम या ज़्यादा हो सकता है। इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको मिक्सचर गीला लग रहा है तो आपको इसमें मिला देनी है थोड़ी थोड़ी करके सूखी मैदा। एक साथ बहुत सारी मैदा नहीं मिलानी है। आपको अपने यहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग आटा टाइट लग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें हल्का हल्का पानी छिड़कना है। डो बनाते समय पानी कम रहना या फिर ज़्यादा हो जाना रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैदा, सब जगह की मैदा का टेक्सचर अलग अलग होता है। खुली हुई मैदा ले रहे हैं या फिर पैकेट की मैदा, दोनों मैदाओं का टेक्सचर अलग अलग देखने को मिलेगा। एडिट करके मैं अपने इस डो को परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ दिखा सकती थी, लेकिन नहीं, आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। आप टोस्ट या फिर ब्रेड जैसी कोई सी भी रेसिपी बना रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हर रेसिपी में पानी जितना बताया जाता है मौसम के हिसाब से पानी थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। कोई सी भी रेसिपी हो, अगर आपको आटा लचीला लग रहा है तो आपको उसमें थोड़ी थोड़ी करके सूखी मैदा को मिलाना है। आटा टाइट लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते जाना है और उसको सॉफ्ट करना है। ये देखिए 10-10 ग्राम मैदा को 2 बार ऐड करने के बाद सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी 20 ग्राम मैदा लगे, कम भी लग सकती है। टोस्ट बनाने के लिए डो न तो बहुत ज़्यादा लूज होना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा टाइट। थोड़ी सी मैदा ऐड करने के बाद मुझे इसका टेक्सचर परफेक्ट दिखाई दे रहा है, न तो बहुत ज़्यादा लूज है और नहीं बहुत ज़्यादा टाइट। अब मैं इसको चिकनी सतह पर डाल करके नीड करूँगी जिससे कि ये हो जाए स्मूथ। 8 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से मसलना है। नीड करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आपकी मैदा नीड करते समय टूटती है तो आपको इसमें पानी का छींटा मारना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे इसे नीड करते समय मेरी मैदा कहीं से भी टूट नहीं रही है और बल्कि हाथों पर हल्की हल्की सी चिपक रही है। हाथों पर चिपके नहीं, परफेक्ट नीडिंग हो इसके लिए आपको लेना स्क्रैपर या फिर लेना स्पैचुला। हल्के हल्के हाथों से इसकी नीडिंग करनी है जिससे कि इसमें जो ग्लूटेन है वह अच्छे से डेवलप हो जाए। आपके यहाँ का मौसम गर्म है और नीडिंग करते समय अगर ये हाथों पर बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो इसके ऊपर छिड़कनी है हल्की हल्की सी मैदा। नीड करते समय अगर आपकी मैदा टूट रही है, खिंचाव नहीं आ रहा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी छिड़कना है। दोनों बातों को ध्यान में रखना है कि आपके आटे का टेक्सचर कैसा है। जितना ज़्यादा मैं इसको नीड करूँगी इसमें ग्लूटेन उतना ही अच्छे से बढ़िया सा डेवलप होएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप ग्लूटेन पाउडर को स्किप कर सकते हैं। अगर आप ग्लूटेन पाउडर को स्किप कर रहे हैं तो आपको इसे बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नीड करना है। ग्लूटेन पाउडर ऐड करने के बाद तब भी मैं इसको 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से मसलूंगी। अगर आप ग्लूटेन पाउडर को स्किप कर रहे हैं तो आपको इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरीके से मसलना है, क्योंकि आटे में जो ग्लूटेन है उसको डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप ग्लूटेन पाउडर को स्किप कर सकते हैं। अगर आप ग्लूटेन पाउडर को स्किप कर रहे हैं तो आपको इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरीके से मसलना है। मसलते समय हल्की हल्की मैदा छिड़कते हुए मैं इसको नीड कर रही हूँ। मैदा छिड़कते समय एक बात और ध्यान में रखनी है, आटा टाइट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेचेबल रहना चाहिए। जैसे ही मैंने इस पर थोड़ी थोड़ी मैदा छिड़की हाथों पर चिपकनी बंद हो गई है। और आप यह भी देख सकते हैं कि इसको नीड करते समय आटा टूट भी नहीं रहा है। अगर आप टूटी फ्रूटी की जगह नट्स या सीड्स यूज कर रहे हैं तो आपको उन्हें सूखी सामग्री में मिक्स ना करके आटे को अच्छी तरीके से नीड करने के बाद में आटे के साथ मिक्स करना है, क्योंकि नट्स और सीड्स जो होते हैं वे थोड़े से हार्ड होते हैं। नीड करते समय वे हाथों पर चुभ सकते हैं। 8 से 10 मिनट अच्छी तरीके से मसलने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे डो को मसलते हुए 8 से 10 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया और हाथों पर भी चिपक नहीं रहा है। पूरे टोटल समय में इसको नीड करने में मैंने इसके ऊपर सिर्फ 2 से 3 बार मैदा छिड़की है। मैदा भी बहुत ज़्यादा नहीं छिड़कनी है, एक एक छोटी चम्मच के करीब मैदा छिड़कनी है। अब मैं कर रही हूँ इसका विंडो पेन टेस्ट। विंडो पेन टेस्ट करने से हमें पता चल जाएगा कि आटे में ग्लूटेन डेवलप हुआ है या नहीं। इसके लिए हाथों पर थोड़ी सी चिकनाई लगा करके थोड़ा सा आटा ले करके उसकी बोल बना करके थोड़ा थोड़ा सा चारों तरफ को खींचना है। चारों तरफ हल्का हल्का खींचने के बाद अगर आपको लगता है कि आटा टूट नहीं रहा तो इसका मतलब ग्लूटेन डेवलप हो चुका है। आटे में ग्लूटेन अच्छे से डेवलप हो चुका है। फिर भी मैं 1-2 मिनट के लिए फिर से नीड कर रही हूँ। आटे का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, न तो बहुत ज़्यादा टाइट है और नहीं बहुत ज़्यादा लूज है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल दिखाई दे रहा होगा। ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपको अपने आटे की रखनी है। 1 से 2 मिनट मसलने के बाद यहाँ पर हमारा आटा हो गया रेडी। अब मैं इसको प्रूफिंग होने के लिए रखूँगी।
इसकी प्रूफिंग करने से पहले इसको देनी है अच्छे से शेप देते हुए टाइट बॉल बना करके इसको रखना है बाउल में। बाउल में रखने से पहले बाउल के चारों तरफ अंदर की साइड लगा देना है ऑयल लगा करके आटे को रख देना है बाउल के अंदर। इसके ऊपर भी चारों तरफ हल्का हल्का सा तेल लगा देना है। अब मैं करूँगी इसको क्लिंग रैप, जिससे कि इसके अंदर हवा पास ना हो, और इसको रख दूँगी 1 घंटे के लिए। अगर आपके यहाँ का मौसम कम ठंडा है या फिर ज़्यादा ठंडा है तो इसको प्रूफिंग होने में समय ज़्यादा लग सकता है। यहाँ का मौसम गर्म है तो इसलिए इसकी प्रूफिंग होने में 1 घंटे का समय लगेगा। ठंडे मौसम में इसकी प्रूफिंग होने में 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। टाइटली क्लिंग रैप करके इसके ऊपर कपड़ा ढक करके मैं इसको रख दूँगी बंद अलमारी में, जिससे कि इसके अंदर हवा पास ना हो और गर्माई मिले। मौसम के अकॉर्डिंग जब तक ये डबल नहीं हो जाता तब तक इसकी प्रूफिंग होने के लिए छोड़ देना है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 1 घंटा कहा है तो आपको 1 घंटा लगेगा, टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। आटे के डबल हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। आटा डबल हो चुका है। आटे के डबल हो जाने के बाद आपको लेनी है गहरी ट्रे या फिर कोई मोल्ड ले रहे हैं तो बड़े साइज का मोल्ड लेना है। मोल्ड के अंदर लगा देना है बेकिंग पेपर। अगर बड़े साइज का मोल्ड या फिर ट्रे नहीं है तो 2 छोटे छोटे गहरे मोल्ड ले सकते हैं। अब बारी आ गई है आटे की। अब मैं आपको आटा दिखाती हूँ। ये देखिए आटा फूल का डबल हो गया है। यीस्ट ने अपना अच्छे से काम कर दिया है और इसमें जालियाँ भी बहुत ही अच्छी बनकर आई हैं। आटे के डबल हो जाते ही आपको इसके ऊपर से क्लिंग रैप हटाना है। इसकी ओवर प्रूफिंग नहीं करनी है। क्लिंग रैप हटाते हुए फूसम फूस इस आटे की हवा निकाल देनी है। आटे में जितनी भी हवा थी उस हवा को निकालते हुए मैं इस आटे को डालूंगी चिकनी सतह पर। आटे के बनाने हैं रोल बनाने से पहले मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। आटा जितना ज़्यादा अच्छे से राइज होगा उतना ही ज़्यादा फ्लफी बनेगा, और अच्छे से राइज करने के लिए ग्लूटेन का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैं इसके रोल बनाऊंगी। इस रेसिपी में मैंने मैदा से टोस्ट बनाकर तैयार किए। इसी तरीके से आप ग्लूटेन फ्री या फिर गेहूं के आटे से भी टोस्ट बना सकते हैं। घर के बने टोस्ट प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं और खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आटे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसका टाइटली बॉल बनाना है। बॉल बना करके इसको फिर पतला पतला फैला देना है। मेरा आटा बहुत ज़्यादा फ्लफी है, सॉफ्ट है, इसलिए ये हाथों से आसानी से फैल रहा है। इसको फैलाने के लिए आप बेलन का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेस चल रही हैं। उन सभी क्लासेस को देखने के लिए बहुत सारे रुपए पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन आप उन सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस को सेम रेसिपी के साथ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके फ्री में देख सकते हैं। उन सबको देखने के लिए आपको रुपए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे सभी रेसिपीज एक से बढ़कर एक है और आपकी रेसिपी को बेस्ट बनाएगी। ये देखिए मैंने इसे पतला पतला एक बड़ी रोटी के बराबर के साइज का फैला दिया है। अब इसको टाइटली रोल करना है। टाइटली रोल करने के लिए आपको इसमें एक रोल देने के बाद इसके जॉइंट को आपस में चिपकाना है। जॉइंट जोड़ने का तरीका एकदम अलग है। इसमें आपको क्या करना है, सीधा हाथ और उल्टे हाथ को अपोजिट घुमाना है। जॉइंट करने के लिए आपको रोटी में से थोड़ा सा आटा लेना है और रोल में से थोड़ा सा आटा लेना है। इन दोनों को आपस में चिपकाते हुए सीधे हाथ को ऊपर की तरफ लाना है और दूसरे हाथ को अपोजिट दिशा में ले जाना है। ऐसा करने से जॉइंट बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब आप यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से मैं इसके जॉइंट को आपस में चिपकाती हूँ। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा आटा चुटकी भर लेते हुए एक दूसरे से चिपकाते हुए अपोजिट दिशा में लेकर जाना है। अगर आपके उल्टे हाथ की फिंगर बाहर की तरफ जाती है तो सीधे हाथ की फिंगर को अंदर की साइड लाना है। ऐसा करने से जॉइंट बहुत अच्छे से चिपकता है, बेकिंग करते समय फूलता नहीं है। अगर आपसे आटा इस तरीके से चिपकता नहीं है तो आप इसके किनारों पर हल्का सा पानी लगा करके पिंच दबाते हुए चिपका सकते हैं। इसके दोनों साइड के किनारों को भी हल्का हल्का सा फोल्ड करके इसी तरीके से चिपकाना है। रोल बनाते समय इसकी शेप अच्छी आनी चाहिए। रोल टाइट रहना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके टोस्ट की शेप अच्छी बनकर नहीं आएगी। सारे जॉइंटों को आपस में चिपकाते हुए इसे हल्का हल्का सा रोल करना है, जिससे कि इसमें अच्छी सी शेप बनकर आ जाए। रोल न तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा मोटा। आपको हमारी इस क्लास में टोस्ट और रस्क दोनों ही बनाने बताए जाएंगे। टोस्ट और रस्क में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। रस्क जो होते हैं वे थोड़े से मीठे ज़्यादा होते हैं और टोस्ट में मिठास कम होती है। टोस्ट के जैसे ही रस्क बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद है।
टोस्ट और रस्क आप बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर में बना सकते हैं। इतने सारे फ्लेवर हैं कि आपको ये सब फ्लेवर मार्केट में भी देखने को नहीं मिलेंगे। एक बार आपने टोस्ट बना लिया तो आपको यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान लगने वाली है। ये देखिए, मैंने इसका परफेक्शन के साथ रोल बनाकर तैयार कर दिया है। आपको इसमें ऊपर की साइड कहीं पर भी जॉइंट नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से अब मैं दूसरा वाला भी रोल बनाकर तैयार करूँगी। दूसरा रोल बनाने के लिए फिर से इसका टाइट बॉल बनाकर तैयार करना है। फिर उसके बाद इसको पतला पतला फैला देना है। जॉइंट का खास तौर से ध्यान रखना है कि जॉइंट कहीं से भी नहीं खुलना चाहिए। यहीं पर ही आपको अपने टोस्ट की परफेक्शन शेप देनी है। परफेक्शन के साथ काम करोगे तो आपके टोस्ट भी एकदम परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे दोनों टाइटली रोल बनकर तैयार हो गए हैं। रोल बनाने से पहले हमने जो ट्रे में बेकिंग पेपर लगाया था उस पर लगानी हल्की सी चिकनाई। रोल रखने से डबल प्रूफिंग करते समय रोल बेकिंग पेपर पर चिपकेगा नहीं। ऑयल लगाते हुए रोल को आराम आराम से बेकिंग पेपर के ऊपर रख देना है। बीच में गैप देते हुए मैंने दोनों रोलों को रख दिया है मोल्ड के अंदर। अब मैं इसको ढक करके आधा घंटे के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि इसकी डबल प्रूफिंग हो जाए। डबल प्रूफिंग करने से टोस्ट बाजार जैसा बनकर तैयार होएगा। अब इसको क्लिंग रैप नहीं करना, बिना क्लिंग रैप के ही कपड़े से ढक करके बंद अलमारी में रख देना आधा घंटे के लिए। आधा घंटे के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो रोल हैं वे हो गए हैं डबल। प्रूफिंग देखिए कितनी अच्छी गजब की हुई है। एक बात और ध्यान में रखनी है, आपको अपने इन रोलों की ओवर प्रूफिंग नहीं करनी है। ओवर प्रूफिंग करने से इसका टेक्सचर बिगड़ जाएगा और ये चारों तरफ को फैल जाएंगे। डबल प्रूफिंग करने में मौसम के अकॉर्डिंग टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है। जैसे कि मुझे यहाँ पर आधा घंटा लगा है, तो आपको ठंडे मौसम में आधा से 1 या फिर 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। प्रूफिंग हो जाने के बाद आपको इसी में ही हल्की हल्की सी शेप देनी है। शेप देने से मतलब है कि जैसे कि आपको हल्के हल्के से नीचे को बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, किनारों किनारों पर आपको हाथों से अंदर की साइड करना है, जिससे कि ऊपर को उठे हुए दिखाई दे। रोल को उठी हुई यानी कि ऊंचाई में शेप देते हुए बेकिंग करते समय इसकी शेप भी अच्छी बनकर आएगी। ऐसा करने से ये फैलेंगे नहीं, बेक करते समय ऊपर को फूलेंगे। जितने ज़्यादा आपको ये फूले हुए दिखाई दे रहे हैं, बेक करते समय ये और भी ज़्यादा फूलेंगे। बेक होने के लिए मैंने अपने ओवन को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। बड़े साइज के ओवन में 200 डिग्री पर सेंटर रैक पर रखकर दोनों ग्रिल ऑन करते हुए 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक करना है। अगर छोटे साइज का ओवन है तो 180 डिग्री पर दोनों ग्रिल ऑन करते हुए 20 से 25 मिनट के लिए सेंटर रैक पर रखकर बेक करना है। बेकिंग टाइम थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। चारों तरफ से गोल्डन कलर आ जाने के बाद ही ओवन में से बाहर निकालना है। सभी ओवन की हीट अलग अलग होती है, किसी की कम तो किसी की ज़्यादा है। ये देखिए, मैंने अपने प्रूफिंग किए हुए रोलों को अच्छी सी शेप दे दी है। अब मैं इसको कर रही हूँ बेक। बेक हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, टोस्ट वाले रोल जो है वह हो गए अच्छे से बेक। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर बनकर आया है। बेक हो जाने के बाद इसकी टॉप लेयर ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। जाली वाली रैक के ऊपर रख करके मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक ये पूरी तरह से ठंडे नहीं हो जाते, या फिर आप इसको एक रात के लिए भी रखकर छोड़ सकते हैं। पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद ही मैं इनकी कटिंग करूँगी। ठंडे होने से पहले मैं इसका बॉटम कलर भी दिखा देती हूँ। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर बनकर आया है। आप इसको पंखे के नीचे या फिर एसी रूम में कहीं पर भी रखकर ठंडा कर सकते हैं। फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज में रखने से गरम गरम में इसके अंदर मॉइस्चर बनकर आ जाएगा। मौसम के अकॉर्डिंग ठंडा करने में भी टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि मुझे इसे पंखे के नीचे ठंडा करने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। आप इसे सर्दी में 1 से 2 घंटे में भी ठंडा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे टोस्ट वाले रोल जो हैं जिनको हमने बेक किया था वे पूरी तरह से हो गए हैं ठंडे। ठंडे होने के साथ साथ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नीचे को दबे नहीं है, वैसे के वैसे फूले हुए हैं। अब मैं इनकी करने वाली हूँ कटिंग। कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया तेज धार वाला चाकू। स्लाइस में करनी है इसकी कटिंग, पतले पतले या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके रखने हैं स्लाइस। एक स्लाइस की कटिंग करके सबसे पहले इसका एक पीस आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, देखने में लुक वाइज कितना ज़्यादा और बढ़िया सा ब्यूटीफुल डिलीशियस दिखाई दे रहा है। जितनी एक फिंगर की मोटाई होती है उसी मोटाई के हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करके मैं इसको फिर से बेक होने के लिए रखूँगी। अभी ये आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई दे रहे होंगे। जब हम इसकी डबल बेकिंग करेंगे तो ये हो जाएंगे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। फर्स्ट बेकिंग में आपको इन्हें क्रिस्पी नहीं करना है। अगर आपने इन्हें क्रिस्पी कर दिया तो कटिंग करने में प्रॉब्लम आएगी।
सॉफ्ट रहने चाहिए जिसकी कटिंग आप इसकी आसानी से कर सकें। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, टेम्परेचर के हिसाब से और सब चीज़ें देखते हुए टाइम कम में ज़्यादा आप इसकी बेकिंग कर सकते हैं। एक लोफ की कटिंग करने के बाद अब मैं दूसरे लोफ की कटिंग कर रही हूँ। इसकी भी कटिंग हो जाएगी। जब इसकी कटिंग हो जाएगी तब मैं इसका एक स्लाइस पास से दिखाऊंगी। स्लाइस देख करके आपको विश्वास भी नहीं होगा कि इतना ज़्यादा जालीदार टोस्ट आप घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इक्वल साइज में कटिंग करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। इस रेसिपी के हिसाब से आपके 430 ग्राम के आसपास टोस्ट बनकर तैयार होंगे। दोनों लोफ की कटिंग करने के बाद अब बारी आ गई है इसके स्लाइस देखने की। ये देखिए, बीच सेंटर में से एक स्लाइस उठा करके मैं आपको दिखाती हूँ। आपको हमारा ये स्लाइस कहीं से भी डेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा। जालियाँ देखिए कितनी अच्छी परफेक्शन के साथ आई है। अगर आप इसका टोस्ट ना बना करके ब्रेड के जैसा सॉफ्ट टेक्सचर के साथ इसको खाना चाहते हैं तो आप इसको खा सकते हैं। जितनी ज़्यादा बाजार में सॉफ्टनेस देखने को मिलती है, जालियाँ देखने को मिलती है ब्रेड में, वैसा ही टेक्सचर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको और पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, एक एक जाली आपको इसकी दिखाई देगी। कलरफुल टूटी फ्रूटी और काले किशमिश डालने से यह और भी ज़्यादा डिलीशियस दिखाई दे रही है। अब मैं इसकी डबल बेकिंग करने वाली हूँ। डबल बेकिंग करने के लिए मैंने फिर से ओवन को गर्म होने के लिए रख दिया है। डबल बेकिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने लिए बड़े साइज की ट्रे। इसे बेक करने के लिए ट्रे में ऑयल या पेपर कुछ भी नहीं लगाना है। डायरेक्ट ट्रे के अंदर आपको ये स्लाइस रखने हैं। बड़े साइज के ओवन में 160 से 170 डिग्री पर इसको बेक करना है। दोनों ग्रिल ऑन करते हुए बॉटम रैक पर इसको रखना है। नीचे वाली रोड के ऊपर जो रैक रखने का सेक्शन बना होता है वहाँ पर आपको इस ट्रे को रैक के ऊपर रखना है। 160 से 170 डिग्री पर आपको इसे बेक करने में 45 से 50 मिनट का समय लगेगा। अगर छोटे साइज का ओवन है तो 140 से 150 डिग्री पर बेक करना है। बड़े ओवन के जैसे ही दोनों ग्रिलों को ऑन करके बॉटम रैक पर रखकर 45 से 50 मिनट के लिए इसको बेक करना है। यहाँ पर भी टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, ओवन की हीट पर डिपेंड करता है। जब अच्छा सा चारों तरफ से गोल्डन कलर जाए तब उसके बाद ही ओवन में से बाहर निकालना है। ये देखिए, मैंने इनको ट्रे में रख दिया है। अब मैं इनको बेक होने के लिए रखूँगी। बेक हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, स्वादिष्ट कुरकुरे और सुनहरे रंग में हो गए हैं तैयार टूटी फ्रूटी टोस्ट। इसका कलर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना अच्छा बनकर आया है। ओवन में रोड के ऊपर 3 से 4 सेक्शन बने होते हैं। सबसे नीचे वाले सेक्शन पर ही आपको इन्हें बेक करना है। खास तौर पर टेम्परेचर का ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा कम टेम्परेचर पर आप इनको बेक करोगे उतना ही अच्छा कलर आएगा और क्रिस्पी भी बनकर तैयार होंगे। बेक हो जाने के बाद इन्हें ठंडा होने के लिए रखना है। ठंडा करने के लिए आपको इन्हें रखना है जाली वाली रैक के ऊपर। गरम गरम ट्रे के ऊपर रख कर नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये और भी ज़्यादा ओवर कुक हो सकते हैं या फिर इनके नीचे मॉइस्चर आ सकता है। जाली वाली रैक के ऊपर रखकर इनको पूरी तरह से ठंडा होने देना है। पंखे के नीचे या फिर एसी रूम में इनको ठंडा नहीं करना है। ऐसा करने से आपके टोस्ट सोगी हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जैसे ही हल्के से ठंडे होंगे इनको जिपलॉक बैग में करके एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। स्टोर करके आप इनको 1 महीने आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। टोस्ट ठंडे हो गए हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने इन्हें अभी ट्रे में रखा है। आपको रखना है इनको कंटेनर में। इंग्रेडिएंट को और बेकिंग को देखते हुए आपके ये टोस्ट 50 रुपये के आसपास बनकर तैयार होते हैं। प्रीमियम पैकेजिंग और ब्रांडिंग करें तो आप इसको 180 से 220 पर केजी सेल कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट अपने मार्जिन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग को देखते हुए रखनी है। आप इसके बहुत सारे अलग अलग नाम भी रख सकते हैं। आपको हमारे शाही फ्रूट्स टोस्ट की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी क्लास की एक और रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। टाटा, बाय बाय।